Assalamu alaikum. I am Dr. Mohsin Khan. Today I will be sharing with you Viva questions for research methodology for 4th year MBBS. These questions are prepared by Professor Dr. Tazim Shehbaz. Question 1. Why is methodology important in research? मेथोडोलॉजी इंश्योर करती है रिसर्च के अंदर कि रिसर्च हमेशा वैलिड रहे, रिलायबल रहे और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो रिप्रोड्यूसिबल रहें. मेथोडोलॉजी हमेशा एक स्टडी जो हो रही होती है उसका एक क्लियर रोड मैप हमें प्रोवाइड कर देती है. क्वेश्चन 2. व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ रिसर्च मेथोडोलॉजी? रिसर्च मेथोडोलॉजी के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? पहला, स्टडी डिज़ाइन. सेकंड पे आता है सैम्पलिंग मेथड. थर्ड, डाटा कलेक्शन टूल्स. फोर्थ, डाटा एनालिसिस प्लान. और फिफ्थ जो है वो एथिकल कंसिडरेशंस. फर्स्ट इज स्टडी डिज़ाइन, सैम्पलिंग मेथड, डाटा कलेक्शन टूल्स, डाटा एनालिसिस प्लान और एंड पे एथिकल कंसिडरेशंस. क्वेश्चन 3. व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा? प्राइमरी डाटा जो होता है वो हमेशा वो वाला डाटा होता है जो रिसर्चर खुद कलेक्ट करता है. जैसे कि उसने अपनी रिसर्च के लिए अपने इंटरव्यूज़ किए, सर्वेस किए या क्वेश्चनेयर जो फिल करवाते हैं, वो वाला जो होता है वो प्राइमरी डाटा होता है जो रिसर्चर खुद कलेक्ट करता है डायरेक्टली. सेकेंडरी डाटा होता है जो ऑलरेडी अवेलेबल सोर्सेज, एग्जिस्टिंग सोर्सेज में पड़ा हो वो डाटा और वहाँ से वो पिक कर ले. जैसे कि हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में पड़ा हो या सेंसस कोई हुआ हो उसका डाटा, तो ये सेकेंडरी डाटा हो जाता है. Question 4. What are common tools for data collection? Common tools are first questionnaires, फिर interviews, observation checklists, laboratory tests. Question 5. What are independent and dependent variables? Independent variable वो होता है जो कि जिस फैक्टर को हम मैनिपुलेट करें या जिसको स्टडी कर रहे हैं ये कॉज होता है. द फैक्टर बीइंग मैनिपुलेटेड और स्टडीड. ठीक है. अब दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल. ये होता है जो कि अब आउटकम आएगी. पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हमने उसको मैनिपुलेट कर लिया. अब उसके जो जब डिपेंडेंट वेरिएबल वो क्या होगा, जो उसके मैनिपुलेशन की आउटकम आती है वो पहला कॉज हो गया और दूसरा इफेक्ट है. इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स. क्वेश्चन 6. व्हाट इज अ कंफाउंडिंग वेरिएबल? कंफाउंडिंग वेरिएबल वो होता है ऐसा फैक्टर जो कि दोनों को इफेक्ट कर रहा हो, इंडिपेंडेंट को भी और डिपेंडेंट वेरिएबल को भी, और इसकी वजह से रिजल्ट्स डिस्टॉर्ट हो रहे हों. क्वेश्चन 7. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स और वेरिएबल्स? मेजरमेंट स्केल्स या वेरिएबल्स की टाइप्स क्या होती हैं? पहली, नॉमिनल कैटेगरीज. नॉमिनल होते हैं जो कि कैटेगरीज में डिवाइड होता है. इसकी एग्जांपल ले लें तो जैसे कि ब्लड ग्रुप हो गया, वो नॉमिनल डाटा हो गया. फिर दूसरा आता है ऑर्डिनल जिसमें रैंक्ड ऑर्डर होता है, जैसे कि आपने ग्रेडिंग कर ली. फिर आता है इंटरवल जिसमें इक्वल इंटरवल्स होते हैं लेकिन ट्रू ज़ीरो कोई नहीं होती. ट्रू ज़ीरो का अब क्या मुराद है इसमें? नो ट्रू ज़ीरो. नो ट्रू ज़ीरो जैसे कि होता है टेम्परेचर के अंदर, उसमें आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो होता है लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि इट इज़ एब्सेंस ऑफ टेम्परेचर. ठीक है. उसका मतलब है कि वो टेम्परेचर ज़रूर मौजूद है लेकिन उसको हमने एक ज़ीरो के उसके कर दिया, लेकिन वो मौजूद है, इसलिए वो नो ट्रू ज़ीरो होता है. और तीसरा चौथी इसमें टाइप होती है रेशो. रेशो में इक्वल इंटरवल्स होते हैं और साथ में ट्रू ज़ीरो होता है. ट्रू ज़ीरो वो है अब जो कि हमेशा ज़ीरो होगा, जो हमने लिखा भी है और हमेशा उसका वो ज़ीरो भी उसकी वैल्यू होगी. जैसे कि किसी का वेट 0 kg हो तो ये इसकी ट्रू है. हाइट 0 सेंटीमीटर हो तो ये इसका एक तरह से ट्रू ज़ीरो है, क्योंकि ये हो सकता है, ये वेरिएबल बिल्कुल ज़ीरो हो सकता है, तो इसलिए ट्रू ज़ीरो है. क्वेश्चन 8. व्हाट इज़ वैलिडिटी?
वैलिडिटी वो है कोई भी डिग्री जिसमें आप कोई भी टूल जो यूज़ कर रहे हैं और वो मैयर कर रहा है जो कि उसका काम है मैयर करना। द डिग्री टू विच अ टूल मैयर्स what it is intending to measure. Question 9. How can reliability be improved? Reliability हम improve कर सकते हैं स्टैंडर्डाइजिंग प्रोसीजर्स यूज़ करें, ट्रेनिंग डाटा कलेक्टर्स जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उनको ट्रेन करें और क्लियर इंस्ट्रक्शंस हम यूज़ करें ताकि रिलायबिलिटी उसकी रिसर्च की इम्प्रूव हो सके। क्वेश्चन 10. व्हाट इज़ इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट? इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट वही है कि आपने पार्टिसिपेंट से वॉलंटरीली वो एग्री करें उसको स्टडी में पार्ट लेने के लिए और उनको पहले उससे आपने फुली इन्फॉर्म कर दिया, उनका पर्पस भी बता दिया उसका स्टडी का। उसके अलावा आपने उसको प्रोसीजर बताया और उस स्टडी के रिस्क भी बता दिया अगर कोई उनको रिस्क उससे या इफ़ेक्ट हो सकता है। ये आपने इन्फॉर्म्ड कंसेंट कैसे हो गया? प्रोसेस है जिसमें पार्टिसिपेंट्स वॉलंटरीली एग्री कर लें ऐसी स्टडी में पार्ट लेने के लिए जिसके बारे में उनको फुली इन्फॉर्म कर दिया गया है, उसका पर्पस, उसका प्रोसीजर और उसके रिस्क के बारे में। क्वेश्चन 11. व्हाई इज एथिकल अप्रूवल इम्पोर्टेंट इन रिसर्च? एथिकल अप्रूवल क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि पहले जो अब पार्टिसिपेंट्स आपकी रिसर्च में आपने पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिन पे आप रिसर्च आप हो रही है उनके ये राइट्स को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, उनकी सेफ्टी रहेगी, उनकी इंटेग्रिटी रहेगी और एक तरह से कॉन्फिडेंशियलिटी भी रहेगी। ये इसका इम्पोर्टेंट होता है एथिकल अप्रूवल इसलिए रिसर्च के अंदर। क्वेश्चन 12. व्हाट आर द मेन एथिकल प्रिंसिपल्स इन रिसर्च? मेन जो हैं प्रिंसिपल्स अब इसमें क्या यूज़ होते हैं? पहले नंबर पे रिस्पेक्ट फॉर पर्सनस, बेनिफिशंस, जस्टिस और फिर कॉन्फिडेंशियलिटी। ये हमने प्रिंसिपल्स अप्लाई करने होते हैं रिसर्च के दौरान जो कि हम एथिकल प्रिंसिपल्स हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 13. हाउ कैन बायस बी मिनिमाइज्ड? बायस आप ऐसे मिनिमाइज कर सकते हैं कि पहले नंबर पे रैंडमाइजेशन शुरू करते हैं, दूसरे नंबर पे ब्लाइंडिंग, थर्ड प्रॉपर सैम्पलिंग और फिफ्थ पे स्टैंडर्डाइज डाटा कलेक्शन करें। इससे बायस मिनिमाइज हो सकता है। फर्स्ट रैंडमाइजेशन, ब्लाइंडिंग, प्रॉपर सैम्पलिंग एंड स्टैंडर्डाइज डाटा कलेक्शन। क्वेश्चन 14. व्हाट आर कॉमन सोर्सेज ऑफ बायस इन रिसर्च? बायस किन की वजह किस वजूहात की वजह से आ सकता है? पहले नंबर पे सिलेक्शन बायस। सिलेक्शन में जब कोई किसी को सिलेक्ट करने के लिए तो उसमें ये पहले नंबर पे आ गया। सेकंड रिकॉल बायस, फिर थर्ड मेजरमेंट बायस और फिर पब्लिकेशन बायस में भी आप ये कॉमन जो है सोर्सेज हैं बायस के इन रिसर्च जो कि इफेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 15. व्हाट इज ब्लाइंडिंग एंड इट्स पर्पस? अब हमने अभी ऊपर पढ़ा कि कॉमन सोर्सेज क्या हैं बायस के, जो हम बायस को मिनिमाइज करने के लिए सोर्स यूज़ करते हैं, तो वो ब्लाइंडिंग हमने पढ़ा। अब वो क्या ब्लाइंडिंग क्या है, उसके पर्पस क्या है? ब्लाइंडिंग जो होगी ना वो रिसर्चर को, पार्टिसिपेंट को अनअवेयर रखेगी ऑफ द इंटरवेंशन एलोकेशन टू रिड्यूस बायस। पार्टिसिपेंट और रिसर्चर अनअवेयर होगा, इसको कहते हैं ब्लाइंडिंग। इसकी आगे से टाइप्स होती हैं सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बाइंडिंग और ये बायस को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देती है। इससे कोई रिजल्ट्स पे ताकि फ़र्क ना पड़े, बायस ना आए। क्वेश्चन 16. व्हाट इज़ एन ऑपरेशनल डेफिनेशन? ऑपरेशनल डेफिनेशन किसी भी कॉन्सेप्ट की एक क्लियर, स्पेसिफिक और मेजरेबल डेफिनेशन है। ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट या वेरिएबल जिसको हम क्लियरली, स्पेसिफिकली और मेजरेबली डिफाइन कर दें, ये ऑपरेशनल डेफिनेशन बन जाएगी कि कैसे वो जो कॉन्सेप्ट है वो हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे और वो क्वांटिफाई कर दिया जाएगा स्टडी के अंदर।
क्वेश्चन 17, व्हाट इज़ मेंट बाय स्टडी डिज़ाइन। स्टडी डिज़ाइन एक प्लान होता है हमारा जो कि हम रिसर्च कंडक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, और ऐसे के ये हमेशा वैलिडिटी इंश्योर रहे और रिलायबल रिजल्ट्स आते रहें। क्वेश्चन 18, व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ स्टडी डिज़ाइंस। स्टडीज़ डिज़ाइन के दो मेन टाइप्स जो होती हैं वो पहली होती है ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ और सेकंड होती हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, these are the two main types of study designs. Question 19, what is an observational study? ऑब्जर्वेशनल स्टडी वो होती है जिसमें रिसर्चर जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है और डाटा फिर उसी से कलेक्ट कर रहा है बगैर किसी इंटरवेंशन या मैनिपुलेशन के। उसने ऑब्जर्वेशन की और डाटा कलेक्ट कर लिया, ये होगी ऑब्जर्वेशनल स्टडी। क्वेश्चन 20, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिज़ाइंस। पहले नंबर पे क्रॉस सेक्शनल, केस कंट्रोल एंड कोहोर्ट स्टडीज़, ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिज़ाइन की टाइप्स हैं। क्रॉस सेक्शनल, केस कंट्रोल एंड कोहोर्ट स्टडीज़। क्वेश्चन 21, व्हाट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी। अब ये उसकी दूसरी टाइप आ गई स्टडी डिज़ाइन की, एक्सपेरिमेंटल स्टडी। ये वो स्टडी होती है जिसमें अब रिसर्चर जो होगा वो अब एक्टिवली मैनिपुलेट करेगा वन और मोर वेरिएबल्स को। जैसे कोई ड्रग की वो दे दिया, कोई मेडिसिन दे दी ताकि उसके इफ़ेक्ट्स और आउटकम्स हम देख सकें, ये होगी एक्सपेरिमेंटल स्टडी। क्वेश्चन 22, व्हाट आर डिसएडवांटेजेस ऑफ केस कंट्रोल स्टडीज़। केस कंट्रोल जो थी वो ऑब्जर्वेशनल की टाइप थी। अब वो कह रहे हैं कि उसके केस कंट्रोल स्टडीज़ का डिसएडवांटेज क्या होगा। पहले नंबर पे इसमें रिकॉल बायस हो सकता है, इसमें हम इंसिडेंस मेजर नहीं कर सकते, और इसमें हम टेम्पोरलिटी जो है उसको इस्टेब्लिश करना डिफ़िकल्ट होता है बहुत। तीन चीज़ें हैं इसमें, पहला रिकॉल बायस होता है, इसमें इंसिडेंस नहीं मेजर कर सकते, और थर्ड डिफ़िकल्ट टू एस्टेब्लिश टेम्पोरलिटी। क्वेश्चन 23, व्हाट मेजर ऑफ एसोसिएशन इज यूज्ड इन अ कोहोर्ट स्टडी। कोहोर्ट स्टडी में मेजर ऑफ एसोसिएशन होता है रिलेटिव रिस्क या फिर रिस्क रेशो, ये हमेशा इसके साथ एसोसिएटेड होता है। कोहोर्ट स्टडी का मेजर ऑफ एसोसिएशन इज रिलेटिव रिस्क और रिस्क रेशो। क्वेश्चन 24, व्हाट इज अ प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी एंड रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी जो होगी उसमें पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं उनको टाइम के साथ साथ फॉलो किया जाता है फ्रॉम एक्सपोजर टू आउटकम, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी में जो जितने भी जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको टाइमली आप फॉलो करते हैं एक्सपोजर से लेके आउटकम तक, जबकि रेट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी जो होती है उसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा रिकॉर्ड से हम उसका वो डाटा कलेक्ट करते हैं, और उसमें हम पहले ही क्योंकि एक्सपोजर और आउटकम दोनों हमें इकट्ठा मिल रहा होता है उसमें, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी हो जाती है। क्वेश्चन 25, विच स्टडी डिजाइन इज यूज्ड टू मेजर प्रिवेलेंस। प्रिवेलेंस मेजर करने के लिए क्रॉस सेक्शनल स्टडी यूज करते हैं। क्रॉस सेक्शनल इज अ टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल को हम यूज करते हैं प्रिवेलेंस मेजर करने के लिए। क्वेश्चन 26, कैन अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट। क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो होगी वो सिर्फ एसोसिएशन शो करती है, कॉजेशन शो नहीं करती, क्योंकि इसमें एक्सपोजर और आउटकम दोनों जो हैं वो वन पॉइंट ऑफ टाइम पे हम मेजर कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे पूरे टाइम पीरियड में हम उसको। तो इसलिए एक ही पॉइंट पे हमने एक्सपोजर भी देख लिया और आउटकम भी देख लिया, इसलिए ये सिर्फ एसोसिएशन बताती है, कॉजेशन नहीं बताती। क्वेश्चन 27, विच स्टडी डिज़ाइन इज यूज टू मेजर इंसिडेंस।
इंसिडेंस मेजर करने के लिए कोहोर्ट स्टडी यूज़ करते हैं। प्रीवेलेंस ऊपर आया था, उसको मेजर करने के लिए यूज़ करते थे हम क्रॉस सेक्शनल, और इंसिडेंस को मेजर करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं कोहोर्ट स्टडी। क्वेश्चन 28, वाई कांट अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी मेजर इंसिडेंस। अब उसने कहा कि वो जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है वो इंसिडेंस क्यों नहीं मेजर कर सकती। वो उसमें फिर वही बात आ गई, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल स्टडीज जो होती हैं वो डाटा वन पॉइंट इन टाइम को एट वन पॉइंट इन टाइम को कलेक्ट कर लेती हैं, और न्यू केसेस भी वो ओवर अ पीरियड ट्रैक नहीं कर पाती। इस वजह से ये इंसिडेंस मेजर नहीं कर सकती क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। क्वेश्चन 29, व्हाट इज अ कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल। कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल वही वेरिएबल जो कि अफेक्ट करता है बोथ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, और ये आपको फॉल्स एसोसिएशन भी प्रोवाइड कर देता है। क्वेश्चन 30, व्हाट इज मेंट बाय मैचिंग इन रिसर्च एपिडेमियोलॉजी। मैचिंग अब इसमें क्या होता है, जो कि एक मेथड है जो कि हम केस कंट्रोल स्टडीज़ में यूज़ करते हैं और कोहोर्ट स्टडीज़ में यूज़ करते हैं, ताकि जो हमारे केस और कंट्रोल्स हैं उनको हम सिमिलर बना लें टू सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स। जब मतलब कि हम उसको कोई एज सेलेक्ट करनी है वही हो तो हम वो सिलेक्ट कर लें, हमने सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को उनका रखना हो स्पेसिफिक तो वो कर सकें, और इससे कंफाउंडिंग रिड्यूस हो जाए। ठीक है, इसमें केसेस और कंट्रोल ग्रुप जो हैं उनको हमने एज में या जेंडर में या फिर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लिहाज से हमने एक जैसा कर लिया। अब इससे कंफाउंडिंग कम हो जाएगी और रिजल्ट्स जो होंगे वो और करेक्ट होंगे। थैंक यू।